दोस्तों, आप सुन रहे हैं अमीन सयानी की आवाज और आज हम सुनेंगे उनकी बातचीत हिंदी सिनेमा के मशहूर सिंगर्स के साथ, जैसे मन्ना डे, तलत महमूद, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, बेगम अख्तर, कविता कृष्णमूर्ति, पंकज उधास, उषा मंगेशकर, शब्बीर कुमार और अनूप जलोटा। सबसे पहले मन्ना दा ये बताइए, संगीत से आपका नाता और फिर फिल्मों से आपका नाता कैसे जुड़ा? मेरी पैदाइश तो है कलकत्ते की जी जी। और पढ़ाई खत्म करने के बाद चचा जी जो थे मेरे, केसी डे, ब्लाइंड सिंगर ऑफ बंगाल, पहले तो ये उन्होंने बहुत साफ साफ कह दिया था कि भाई पढ़ाई खत्म करो, फिर अगर गाना बजाना करना है तो फिर बाद में करना। अच्छा, पढ़ाई मतलब बीए वगैरह? बीए किया मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने चचा जी की अंडर हिम, वो उनकी ट्रेनिंग में मैंने गाना बजाना शुरू किया और क्लासिकल सीखना शुरू किया। अच्छा। उसके बाद चचा जी बम्बई आ रहे थे और चचा जी के उस्ताद दबीर खान साहब जो कलकत्ते में रहते थे, तो उनके पास मुझे सौंप दिया और चचा जी बम्बई चले आए। अच्छा। तो मैंने कुछ 2-3 साल उनके पास सीखा, दबीर खान साहब से जी। 2-3 साल सीखने के बाद चचा जी जब वापस गए कलकत्ता, तो उनके साथ न्यू थिएटर्स में कुछ दिन मैंने काम किया था। अच्छा अच्छा। जी हाँ, उनके असिस्टेंट बन के। अच्छा। मुझे सीखना था ये फिल्मी म्यूजिक क्या चीज है, क्या चीज थी और किस ढंग से उन लोग बनाते थे और किस ढंग से काम करते थे, ये मुझे जानना था। तो चचा जी कुछ दिन तो लेके साथ चले उधर, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? इसलिए कि एक एक गाना बनाने में एक महीना और फिर रिहर्सल करना। वहाँ मैंने साइकिल साहब को देखा, पंकज मल्लिक साहब को देखा, कानून बला को देखा, बहुत सारे आर्टिस्टों को मैंने उनसे मिला भी और उनको सुनते भी रहे, लेकिन मुझे लगा कि जो काम उन लोग कर रहे थे बहुत लॉन्ग ड्रॉन काम कर रहे थे, बहुत धीरे धीरे करते थे। तो मुझे लगा कि भाई ये टाइम वेस्ट हो रहा था, इसलिए मैंने ज्यादा क्लासिकल म्यूजिक पे ध्यान लगाया। अच्छा। और फिर सीखना शुरू किया और अच्छी तरह से। फिर कुछ दिन बाद चचा जी न जाने क्यों क्या हो गया, न्यू थिएटर्स छोड़ के फिर बम्बई आ रहे थे। अच्छा। आने के लिए तय कर लिया। तो मैंने बोला उनसे कि भाई मुझे बम्बई ले चलिए, बम्बई के बहुत उस्तादों का नाम तो मैंने सुना हूँ, मैं उनमें से किसी के पास सीखूंगा। अच्छा, यानी बम्बई आप फिल्मी संगीत के लिए नहीं आए बल्कि क्लासिकल म्यूजिक के लिए? जी हाँ। अच्छा। तो चचा जी के साथ जब आया 1943 में, तब चचा जी अमन अली खान साहब के पास मुझे दे दिया, अमन अली खान सीखने के लिए। तो बदनसीब मैं था क्योंकि अमन अली खान साहब गुजर गए। ओहो। तो उसके बाद मुझे क्या करना था, मैं लक्ष्मी प्रोडक्शन में चचा जी म्यूजिक डायरेक्टर बन के आए थे। तो मैंने चचा जी से कहा कि भाई आपके साथ मैं चलूंगा, पैसा वैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मैं सीखता रहूंगा। अच्छा। तो इसी तरह से मैं लक्ष्मी प्रोडक्शन में असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। उसके बाद चचा जी वापस चले गए बम्बई से 1946 में। फिर उधर से एक म्यूजिक डायरेक्टर आए फनी मजुमदार के पिक्चर में काम करने के लिए, जिनका नाम था HP दास। अच्छा। जो पंकज मल्लिक के असिस्टेंट थे। अच्छा। तो फिर HP दास आए। HP दास बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे, तो उनके साथ असिस्टेंट बन के काम करना शुरू किया। फिर कुछ दिन करने के बाद बर्मन साहब आए कलकत्ते से। ओहो। अच्छा। HD बर्मन साहब, और काम करना शुरू किया उन्होंने फिल्मिस्तान स्टूडियो में। शशिधर मुखर्जी, मिस्टर एस मुखर्जी। जी हाँ। तो एस मुखर्जी एक दिन मुझे बुलाया, बोला कि ये बर्मन साहब के असिस्टेंट बन के काम करो तुम। अच्छा। जी हाँ। तो बर्मन साहब के असिस्टेंट बने आप? बर्मन साहब के असिस्टेंट बन के मैं कई पिक्चर में काम किया। अच्छा। जी हाँ। तो उन दिनों उनके लिए कुछ गाया भी आपने? दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। वो तो पहला गाना मेरा था जब मैंने गाया वो ऊपर गगन विशाल। ऊपर गगन विशाल। जी हाँ। मुझे सबसे बड़ी जो खुशी हुई और सबसे बड़ी मेरी पुरानी तमन्ना पूरी हुई वो ये कि सहगल साहब से मुलाकात हुई। हाँ, कुछ बताइए उनके बारे में। मैं तो आपसे क्या बताऊं, इस कदर मैं दीवाना था उनका। अपने कॉलेज के ज़माने में, स्कूल के ज़माने में हमेशा उनके गाने गाता था फंक्शंस वगैरह में, और मुझे ख्याल भी नहीं था कि कभी उनसे मुलाकात होगी। लेकिन जब न्यू थिएटर्स में 1945 में मेरा 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उनकी पिक्चर बन रही थी माई सिस्टर। अच्छा। आपको याद होंगे गाने उसके, और तकरीबन सारे गाने मेरे सामने पिक्चराइज हुए, क्योंकि और कुछ तो काम था ही नहीं। तो सुबह से अगर, और वहाँ ये होता था उस जमाने में कि स्टूडियो सुबह 9 बजे जाइए और 5 बजे जाइए, जैसे ऑफिस का होता था। तो हम लोग स्टूडियो में रहते थे, जब भी कोई चीज़ होती थी, कोई गाना वगैरह होता था, तो हम लोग रहते थे। तो उनके जितने गाने थे, और मेरी जिंदगी के सबसे हसीन तरीन यादगार वो मुलाकात है सहगल साहब से, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता। आज भी मुझे यकीन नहीं आता है कि उनसे मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि वाकई उनको तो बिल्कुल एक अजूबा समझते थे हम।
और उनसे फिर यानी आप ख्याल कीजिए कि उनके साथ अक्सर पार्टी में जाते थे, पार्टी की जान थे बिल्कुल। अच्छा। हाँ, ये होता था कि जब खाना वाना खा चुकते थे तो औरतों को भेज दिया करते थे कि आप लोगों के लायक ये लतीफे नहीं है, तो औरतों को हमेशा एक तरफ कर देते थे कि फिर मर्दों की पार्टी जमती थी। और फिर उसमें आप देखिए कि वाकई इस कदर खुश मजाक आदमी थे और इतने नरम दिल कि आप जरा सा अगर कोई बात कोई तकलीफ हो आपको तो वो सब काम करने के तैयार रहते थे। तो इत्तेफाक से ज्यादा वक्त नहीं मिला क्योंकि उनकी सेहत तो जमाने में थोड़ी सी बिगड़ रही थी और मैं भी नया नया आया था तो ज्यादा वक्त नहीं रहा, लेकिन जो कुछ भी उनको मैंने देखा थोड़े से अरसे में उससे ये अंदाजा हुआ कि बेहतरीन किस्म के आर्टिस्ट थे वो। और जिस वक्त गाते थे तो ये मानता है जैसे कि नूर की बारिश हो रही है। बड़े खुददार थे मदन भैया। अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे न दबने देते थे। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले। कुछ लोग उनके पास आए और उस अवार्ड के लिए उनसे सौदा करना चाहा। मदन भैया ने साफ इनकार कर दिया। वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला और न मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया तो वो कहने लगे, मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ। सबसे पहले तो ये बताओ महेंद्र कि इतनी सुरीली आवाज तुमने पाई, लेकिन इस सुरीली आवाज को गाने में ढालना ये कब शुरू किया? यमीन भाई, मैं छोटा था जब, तो मेरे बड़े भाई जो थे म्यूजिक सीखते थे, श्री बीएम व्यास जी जो करेक्टर एक्टर भी हैं। हाँ जी, तो वो गाना सिखाया करते थे। बीएम व्यास गाना सिखाया करते थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। वो अपना काम करते थे इसमें पृथ्वी थिएटर्स में, पार्ट टाइम ये करते थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं पास में बैठा करता था, मैं सुनता था, फिर मुझे शौक लग गया। भाई साहब ने तो छोड़ दिया, फिर मैं शुरू हो गया सीखना। वो जो शुरुआत हुई, फिर उसके बाद शौक लगा के भी ये क्लासिकल भी सीखना चाहिए। अच्छा। फिर मैंने देवदर स्कूल ज्वाइन किया। अच्छा। देवदर स्कूल ज्वाइन किया, फिर उसके बाद और क्लासिकल टीचर्स सबसे सीखा। फिर रफी भाई के पास भी जाता था। अच्छा। और उनसे भी लाइट म्यूजिक सीखी मैंने। अच्छा अच्छा। बस आप सबकी दुआओं से। कॉलेज में आने से पहले ये सब चीजें सीखी तुमने या कॉलेज में आने के बाद? नहीं, कॉलेज से पहले। कॉलेज से पहले? हाँ, जब मैं स्कूल में था। अच्छा अच्छा। रवि साहब से तभी से ताल्लुक? हाँ, वो तो मैं जब अबाउट 11-12 बरस का था जी। अच्छा। तब से मैं उनके पास जाया करता था। मैं उन्हें उस वक्त से जानती हूँ जबकि ये लखनऊ रेडियो स्टेशन पर थे। क्या उस वक्त भी मदन जी को म्यूजिक से लगाव था? उस जमाने में मदन जी को मौसीकी से जुनून की हद तक लगाव था। अच्छा। जब देखो हारमोनियम बजा रहे हैं, तानपुरा लिए बैठे गा रहे हैं। इसके बाद ये बम्बई आए और म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। वैसे उनके फन के बारे में आपकी क्या राय है? आप राय दरियाफ्त कर रहे हैं तो एक दिलचस्प वाकया आपको सुनाई देती हूँ। जरूर जरूर। उनकी फिल्म भाई भाई रिलीज हुई थी जी। उन्हीं दिनों मैं दिल्ली आई हुई थी जी। मेरे साथ मुजद्दद नियाजी और एक आनंद, एक बड़े फनकार हैं मौसीकी के, और बहुत से लोग जमा थे। मैंने पहली बार रेडियो पर उनकी फिल्म का ये गाना कदर जाने ना रेडियो पर सुना। अच्छा अच्छा। तो मत पूछिए कि क्या हालत हुई। मैंने उसी वक्त मदन जी को बम्बई तक कॉल किया और फोन के ऊपर पूरे 18 मिनट तक या शायद 22 मिनट तक ये गाना हम लोग बारी बारी सब सुनते रहे उनकी जबान से। I firmly believe that music has no language. मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बहुत प्राउड हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप तो हैं तमिलियंस और मैं तमिल बोलती हूँ, घर में ज़रूर बोलती हूँ, लेकिन मेरे मासी माँ और अंकल जी, मुझे उनको मैं अपने माँ बाप समझती हूँ क्योंकि मैं बचपन से उनके साथ ही पली हूँ। हम जॉइंट फैमिली थे। हम जॉइंट फैमिली यानी मेरे पेरेंट्स और अंकल और मासी माँ, हम चारों मतलब एक ही घर में, मेरे पैदा होने से पहले से ही एक ही घर में हैं और जॉइंट फैमिली के तरह हैं। अच्छा। तो मैं वैसे कोई रिश्ता नहीं है दोनों में? जी नहीं, खून का रिश्ता तो नहीं है, प्यार का रिश्ता, लेकिन प्यार का रिश्ता है। और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मेरे 2 बाप रह चुके हैं और 2 माएँ हैं। अच्छा। और मैं बचपन से बहुत मेरे मासी माँ और अंकल जी से बहुत अटैच्ड थी, इसलिए मैं बंगला बोलती थी और मेरा संगीत का जो शिक्षा है वो रविंद्रनाथ टैगोर म्यूजिक से ही शुरू हुआ है। और इस वजह से शायद बंगला भाषा का असर मेरे पर काफी है। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बंगला भी बोल लेती हूँ और तमिल भी बोलती हूँ। और इस प्रोग्राम में जो तमिल सुनने वाले हैं उनको मैं यही कहूँगी कि உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னோட நமஸ்காரம் and உங்களோட பேசுறதுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்। और जो
बंगला भाषा में जो बोलते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि श्रोतादेर आमार नमस्कार एवं अनेक भाषा। बंगाली में तो तुमने कई गाने गाए हैं। जी बहुत सारे, हाँ। और तमिल में नहीं गाए, ये क्यों? जी ये तो तकदीर की बात है, क्योंकि गाने तो मैं खुद जाकर नहीं बोलती हूँ कि मुझे ये गाना है वो गाना है। जैसे जैसे मुझे बुलाया जाता है मैं जाती हूँ, स्टूडियो जाती हूँ और वो गाने मैं गा देती हूँ। उस टाइम मेरे मन में रहता नहीं है कि मैं बंगाली हूँ या साउथ इंडियन हूँ या गुजराती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मेरा काम है और मैं हर तरह, हर भाषा, मुझे हर भाषा से बहुत प्यार है, हर इंडियन लैंग्वेज से बहुत प्यार है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी भाषाओं से गाऊं और ये प्रूव कर सकूं कि नेशनल इंटीग्रेशन इसी में है कि हम अपने आप को पहले साउथ इंडियन या बंगाली नहीं समझें, पर अपने आप को पहले इंडियन ही समझें। तुमने गजलों का फील्ड क्यों चुना, यानी फिल्मों की तरफ क्यों नहीं? ये अच्छा सवाल किया आपने अमीन भाई। हाँ, गजल जो है उसका माहौल उस वक्त बिल्कुल नहीं था और उस फील्ड में खैर नो डाउट जगजीत सिंह ने काफ़ी स्ट्रगल भी किया और नाम भी किया। उस ज़माने में मेहदी हसन का नाम धीरे धीरे उभर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ 1968-69 की। तो मैं इतना दीवाना था कि मैं कहाँ कहाँ से टेपें मंगाता था मेहदी हसन खान साहब की। कराची से टेप आ रही है, लंदन से टेप आ रही है। तो उन सब टेपों को सुन सुन के, और मेरे घर पे एक मौलवी साहब आया करते थे, वो हमें उर्दू सिखाते थे। अच्छा, तभी तो तुम गुजराती होते हुए उर्दू इतनी अच्छी बोल लेते थे। तो उस वजह से गजल की तरफ पहले से इतना लगाव, इतनी चाह थी मुझे कि फिल्म के गाने समझिए बस एक तरफ ही रह गए। ये बताओ कि शुरू में तुम्हारा जो पहला एलपी रिकॉर्ड बना था, उससे बहुत पहले तुमने स्टेज पर कई परफॉर्मेंसेस दिए? जी बहुत सारे गजलों की। हाँ जी, मैंने काफी सफर भी की, मैं अमेरिका, कनाडा। रिकॉर्ड पर आने से पहले? हाँ जी, मैं काफी प्रोग्राम्स दे चुका था। अच्छा, और मेरे ख्याल से आज भी उस पंकज उदास को लोग जानते हैं कनाडा में, अमेरिका। कुछ पुराने शायद टेलीविजन के भी प्रोग्राम होंगे उनके पास अभी भी। अच्छा, मतलब शोहरत तुम्हारी रिकॉर्डों से पहले छा गई। तो पहला रिकॉर्ड तुम्हारा कौन सा था? यही पहला एलपी रिकॉर्ड बना था शायद? हाँ जी, उसका नाम भी बड़ा अच्छा था अमीन भाई, आहट। आहट, अच्छा। वैसे ही दबे पाँव मैंने कदम रखा था। अच्छा, तो बहनों भाइयों, आइए अब मिले उषा मंगेशकर से। नमस्ते उषा जी। हमारे सुनने वाले जो हैं वो बहुत ही बेताब बैठे हैं आपसे, आपके साथियों के बारे में सुनने के लिए, और मुझे यकीन है कि आपने जो साथी चुने होंगे आज के प्रोग्राम के लिए वो सब के सब बड़े ही सुरीले होंगे, है ना? जी हाँ। अच्छा, तो बताइए सबसे पहले आप किसका जिक्र करेंगे? मेरे पहले साथी हैं मेरा छोटा भाई हृदयनाथ। हृदयनाथ आपके छोटे भाई? जी हाँ, मेरे छोटे भाई। ओह, अच्छा। लगते बहुत मैच्योर और सीरियस टाइप के इंसान हैं। बहुत चुप रहता है ना, इसलिए। अच्छा, कुछ हृदयनाथ के संगीत के बारे में बताइए हमें। संगीत तो बचपन से सीख रहा है। आमिर खान साहब के साथ उसने शिक्षा ली है। अच्छा। और म्यूजिक में भी, मतलब धुनें बनाने में उसकी हमेशा ये नजर रही है कि अलग कैसे बनाया जाए। अच्छा, धुनें वो बचपन से बनाते भी रहे हैं? जी हाँ, हम लोग सभी मिलके कुछ गाने चुनते थे और हम लोग ट्यूने उसको लगाते थे। उसमें सबसे अच्छी ट्यून उसी के रहती थी। अच्छा। तब से हम लोगों को और उसको भी लगा कि ये मुझे डायरेक्शन करेगा। लेकिन अलगपन उसने छोड़ा नहीं, हमेशा नई बात लाने की उसने हमेशा कोशिश की। लेकिन ये अलगपन जो उसका है वाकई एक छाप सी होती है कि जब भी हृदयनाथ की तर्ज आती है तो पता लग जाता है कि भाई ये हृदयनाथ मंगेशकर की धुन होगी, क्योंकि उसमें कुछ बड़ा ही सुरीला उलझाव रहता है, कुछ बहुत ही पुख्ता, बहुत ही मैच्योर किस्म का संगीत है। लेकिन एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि ये जो पुख्तगी है, ये मैच्योरिटी है हृदयनाथ के संगीत में, ये थोड़ी सी मुश्किल नहीं लगती उषा जी? शुरू में मुश्किल बनाता था वो, लेकिन कुछ सालों से देख रही हूँ काफी सरल संगीत बना रहा है। अच्छा। लेकिन एक बात है, ये मुश्किल भी जब बनाते थे तब भी धुनें पॉपुलर बहुत होती थी। मसलन उन्हें तो अवार्ड भी मिल चुके हैं कई। जी हाँ, उसको गए 2 साल लगातार महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अवार्ड मिल रहा है। और उसकी मुश्किल ट्यूनें जो लोग कहते हैं वो उस वक्त भी बहुत पॉपुलर थी और आज भी हैं। अच्छा, एक खास बात मैंने हृदयनाथ के संगीत में देखी है उषा जी कि
ये अक्सर हिंदुस्तानी संगीत को बड़ी खूबी से वेस्टर्न म्यूजिक से मिलाकर बहुत ही सुरीला संगम पेश करते हैं अपने संगीत में। तो ये देसी और परदेसी के सम्मिश्रण की अदा उनमें कैसे आई? ये जो कला या अनोखापन है उसमें, ये तो मेरे पिताजी से मिला है। पिताजी से? लेकिन वो तो मराठी स्टेज सॉन्ग ज्यादा गाया करते थे ना? जी हाँ, गाया भी करते थे और खुद धुने भी बनाते थे। अच्छा अच्छा। उस जमाने में, मतलब आज से 40-45 साल पहले, उन्होंने मराठी नाट्य संगीत में पंजाबी, पहाड़ी, कर्नाटक संगीत लाया। अच्छा। और उस वक्त वो बहुत पॉपुलर भी हुआ। उनको भी ये बहुत शौक था कि अलग अलग ढंग का म्यूजिक लाया जाए। तो मतलब ये कि पिताजी ने विविध संगीत का बीज बोया और फिर बहनों ने अपने स्वर से सींचा और इस तरह पला बड़ा आपका सुरीला छोटा भाई हृदयनाथ। जी हाँ, हिंदी वर्क था। हाँ। उनसे मैंने काम किया था फिल्म पुनर्मिलन में। पुनर्मिलन? अच्छा। जी हाँ जी हाँ। तो उसका एक गाना था पास बैठो तबीयत बहल जाए। अरे वाह वाह वाह। उन दोनों का जिक्र है कि मैं वो अंधेरी में रहा करते थे। अच्छा। मैं गया उनके यहाँ, मैंने बोला इंदिवर जी एक सिचुएशन है, कुछ कह दो। हाँ। बोला ठहर करते हैं। हाँ। अभी चलो पहले। हाँ। तो अपन बस में बैठे, अंधेरी से निकले। इनको तो जगह बैठने की मिल गई लेकिन मेरे को नहीं मिली, मैं खड़ा ही रह गया। अच्छा। मेरे बाजू में एक लड़की खड़ी थी, तो हिंदीवर जी उसको घड़ी घड़ी देख रहा था और कुछ सोच रहा था। मैंने उसको देखा कुछ सोच रहा है, मालूम नहीं है क्या सोच रहा है। तो इतने में क्या हुआ, उसके बाजू में जो आदमी बैठा था वो उठा और मैं बैठ गया। अच्छा। बोला देखा तुमने काम खराब कर दिया मेरा। अच्छा। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा गाना मैं कह रहा हूँ और तू बैठ गया मेरे साथ में। मैंने बोला मैंने कौन सा गुनाह किया? बोला देखो मैंने क्या लिखा है। मैंने क्या लिखा है? कहने लगा देखो लिखा है मैंने पास बैठो तबीयत बहल जाएगी। अब ये पूरा कैसे होगा जब तक तू यहाँ बैठा हुआ है, तुम अभी उठो यहाँ से। तो मैंने बोला अच्छा हिंदीवर जी मैं उठता हूँ, मैं क्योंकि गरज मेरी है, गाना मेरे को लिखवाने का है। तो मैं उठ गया और वो लड़की जब बैठ गई पास में तो उन्होंने गाना कंप्लीट किया। 1981 में रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, एक शाम रफ़ी के नाम। अच्छा। जिस प्रोग्राम को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। एक रोज़ उषा जी एक शो में आई, उन्होंने मुझे सुना और मुझसे कहा भी कि मैं आपको गाना ज़रूर गाऊंगी। अच्छा अच्छा। और उन्होंने अपने कहने के मुताबिक अपना वादा पूरा किया। किस फिल्म में? जी पहले फिल्म आबा प्रोडक्शन की तजुर्बा थी। अच्छा। इसमें एक ग्रुप सॉन्ग था, उसमें मेरे हिस्से में भी 2-3 लाइनें आई थी। अच्छा अच्छा। उसके बाद उषा जी मुझसे गवाती ही रही। वैसे सोलो गाना भी उन्होंने दिया? जी। किस फिल्म? फिल्म का नाम है सरदार। गीत के बोल हैं एक अकेला मन का पंछी। अच्छा, अब उषा जी के बाद जब तुम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और R.D. बर्मन तक पहुंचे तो वहां कैसे पहुंचे ये भी जरा बताओ। ये हुआ कि मनमोहन देसाई ने कुली फिल्म का कामकाज शुरू कर दिया था और कुछ गाने वगैरह भी कंपोज हो रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी काफी मेहनत कर रहे थे। उस वक्त ये नहीं तय था कि इस फिल्म में गाने कौन गाएगा। अच्छा। क्योंकि मनमोहन जी रफ़ी साहब को बेहद चाहते थे, बल्कि यूं कहिए कि अपने पिता समान वो उनको चाहते थे। तो वो चाहते थे कि रफ़ी साहब की तरह कोई गाने वाला हो। अच्छा। तो उन दिनों क्या है कि एक शाम रफ़ी के नाम भी काफी फेमस हुआ था ग्रुप, और उषा जी के यहाँ मैंने गाया था। इसलिए आज से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के कैंप में ये बात पहुंची कि एक लड़का है जिसे उषा जी ने गवाया है, उसे भी हम ट्राई कर लें। तो लक्ष्मीकांत जी ने उषा जी के यहाँ फोन किया, कांटेक्ट किया और कहा कि भाई आपने वो लड़के को गवाया है, उसकी कैसेट भेज सकती हो। तो उन्होंने कैसेट भी भेजी और मेरा फोन नंबर भी ऊपर लिख कर दिया। उन दिनों मैं बड़ोदा रहा करता था। तो उन्होंने गाना सुना मेरा कैसेट पर, उसके बाद मनमोहन जी को भी सुनाया होगा और उसके बाद इमीडिएट मुझे बड़ौदा कॉल किया। अच्छा। और मैं तो सुनकर दंग रह गया, हैवॉक हो गया कि भाई मुझ जैसे सिंगर को लक्ष्मी जी बुला सकते हैं, ये तो इनायत है उनकी। मैं भागा भागा आया बड़ौदा से। उसके बाद उन्होंने मुझे सिटिंग में बिठाकर सुना, उनकी कंपोजिशन मुझे सुनाई। अच्छा। इस तरह मैं उनको जज गया, भाग गया और उन्होंने मुझे कुली में पहला ब्रेक दिया है। पंचम जी ने मुझे बुलाया, यानी फिल्म बेताब के लिए बुलाया? जी। अच्छा अच्छा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बड़े बड़े संगीतकारों की नजर में आ गया था। सबसे पहले मुझे लता जी के साथ गाने का सबसे पहला मौका मुझे पंचम जी ने दिया है। अच्छा अच्छा। इसी बेताब में? बेताब में। और सबसे पहला गाना मैंने उनके साथ गाया है।
बादल ही गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता डर तो तुम्हें तब लगा होगा जब लता जी के सामने आए होगे पहली बार, हैं? जी। जरा उस माहौल का कुछ हाल तो सुनाओ। उनका ये बड़प्पन है कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से फनकार की हौसला अफजाई की, मुझे काफी हिम्मत दी और पहले टेक में उन्होंने मेरे लिए चाय भी मंगाई। अच्छा, तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा जो डर था वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगा। अच्छा, तो मतलब मेरा डर दूर करने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहले ये बताओ कि तुमने गाना कहाँ सीखा अनु? यानी गाना तुमने शौकिया शुरू किया या बाकायदा गायक बनने का इरादा लेकर गाना सीखा तुमने? आपको तो अमीन साहब मालूम ही है पिताजी के बारे में, इतने मजे हुए, बहुत अच्छे कलाकार हैं और बचपन से ही वो चाहते थे कि मैं इस फील्ड में आऊं, तो मुझको अपने साथ म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस में ले जाते थे, मैं उनके पीछे बैठता था, तानपुरा उनके साथ बजाता था। मैंने देखा, मुझे सिखाते थे घर लाके, कभी कभी स्टेज पे अपने प्रोग्राम में मुझे भी गवा देते थे। अच्छा, कि चलो गा दो, अपने साथ कहते थे एक तान लगाओ पीछे। तो इस तरह हौसला अफजाई होती रही, सीखते रहे उनसे। और ये शौकिया बिल्कुल नहीं, मैं तो बचपन से ही सोचा ही था कि इसी फील्ड में आना है, क्योंकि घर में मैंने वातावरण यही देखा है। वो बात आज पूरी हुई, आज मैं आपके सबके सामने एक गायक के रूप में खड़ा हूँ। अच्छा, मैं ये बताओ तुम्हारे परिवार में और भाई भी तो है ना तुम्हारे? जी हाँ, मेरे 2 भाई और हैं और 2 बहनें हैं। अच्छा, तो वो सब गाते हैं? नहीं, उन सबको शौक तो है लेकिन कोई इस प्रोफेशन में नहीं आया, सिर्फ मैं आया। अच्छा अच्छा, अब तुमने जो बताया कि बचपन में पिताजी साथ सिखाया करते थे, तुम्हें घर ले जाकर सिखाते, तो ये बम्बई की बातें हैं या कहीं और? नहीं, ये लखनऊ की, हम लखनऊ रहा करते थे उन दिनों। अच्छा अच्छा, तो फिर लखनऊ से बम्बई कैसे आना हुआ? हाँ, मैंने 74 में लखनऊ विश्वविद्यालय से BA जब कंप्लीट किया, उसके बाद क्योंकि यही कैरियर बनाना था और बम्बई उसके लिए सबसे अच्छी जगह है। गजलों और भजनों के लिए बम्बई आना, ये बात समझ में नहीं आई। क्या है मीन साहब के गजल और भजन एक तो प्रोग्राम करके पब्लिक के सामने पहुंच सकते हैं और दूसरा रिकॉर्डिंग कंपनीज के थ्रू कैसेट और रिकॉर्ड बना के, और ये जितनी भी रिकॉर्डिंग कंपनीज हैं वो सब बम्बई में हैं। अच्छा, तो मैं वो शहर छोड़ के यहाँ आया। अच्छा, और यहाँ पर मैंने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए, कुछ फिल्मों के लिए भी गाया। अब देखिए, लोग सुनते ही हैं। आज बेगम अख्तर की डेथ के बाद ये सिलसिला जरा बंद हो गया था, गजल गायकी इस तरफ लोगों का फिर ध्यान नहीं हुआ। और उसके बाद एक ऐसा शख्स आया, एक ऐसा फनकार आया जिसने एक नई जिंदगी दे दी गजल को, और आज जो गजल इतनी पॉपुलर हुई है वो सारा क्रेडिट उसी को जाता है, मेहदी हसन साहब। कि उन्होंने एक ऐसी हवा चलाई पाकिस्तान से कि हर तरफ गजल ही गजल हो गई। फिल्मी गाने लोग छोड़ के और गजलें सुनने लगे। एक नया अंदाज था उसमें, मिठास थी, और वो शायद इसलिए हुआ था कि फिल्मी ऑर्केस्ट्रा भी उसमें यूज कर दिया था, तो लोगों को वो भी टच मिलने लगा था। उसके बाद जगजीत सिंह साहब, जिन्होंने गजल को बच्चों तक पहुंचाया है, ये बहुत बड़ी बात है। स्कूल कॉलेज के बच्चे आज उनकी गजल गुनगुनाते हैं। उसके बाद गुलाम अली साहब ने क्लासिकल इतना सीखने के बाद, इतना जबरदस्त रियाज करने के बाद गजल जो गाई है, तो गजल में एक नया निखार आ गया। बेशक बेशक। अच्छा, एक बात ये मैं पूछना चाहता हूँ कि मेहदी हसन साहब से मैंने बात पूछी थी, था कि अपनी गजलों की तर्जें वो ज्यादातर खुद ही बनाते हैं, तो क्या तुम भी भजनों और गजलों की तर्जें बनाते हो? जी, मैं खुद बना, मेरे जितने भी रिकॉर्ड कैसेट्स लोग सुनते हैं वो सब मेरे ही कंपोज किए हुए। अच्छा, तो ये थी अमीन सयानी की आवाज। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड और नई बातचीत के साथ। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। मौज तो आज भी वहीं ठहरी हुई है जहां उन्होंने करीब 33 साल पहले अपनी पलकें हमेशा के लिए बंद कर ली थी। लेकिन उनकी यादों का सिलसिला कभी नहीं थमा, और थमेगा भी कैसे, क्योंकि उन्होंने सदियों तक दोहराया जाने वाला इतिहास लम्हों में रच दिया था। सिर्फ 11 साल के करियर में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया
जिसके लिए लोगों ने जिंदगियां लगा दी। भावनाओं से भरी हुई उनकी बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर खिली हुई एक मीठी सी मुस्कान, सांवला रंग, मीठी आवाज, ऊंचा कद, इन तमाम खूबियों के साथ जो इमेज उभर कर सामने आती है, वो पहचान बनी एक ऐसी बेमिसाल अदाकारा की जिसे स्मिता पाटिल के नाम से दुनिया आज भी अपनी यादों में बसाए बैठी है। और उन्हीं यादों को ताजा करने के लिए आज मैं दिव्या दत्ता आपके साथ हूं। जनाब, कहाँ खो गए थे? ऐसे ही जरा नीचे चाय पीने गया था। चाय से काम चला रहे भैया? हाँ? रोजी रोटी आड़े आती है बीबी। रात तो अच्छी कटी ना? अरे किसमें इतनी हिम्मत है कि हर रात बेचैन रहे। चलो आज हम आपकी हिम्मत बंधाते। सुने क्या, मुफ्त की दारू और खाना खिलाते हैं आपको। ऐसा? मगर ये दावत किस खुशी में भाई? अख्तर मियां शादी कर रहे क्या तुमसे? शादी के बारे में रावी इंतजार लिखता है। जिस दिन वो मुझसे शादी करेंगे दावत तो जरूर होगी, लेकिन मैं आपको नहीं बुलाऊंगी। वजह? मैं आपका अच्छा नहीं कर सकी तो आपका बुरा भी नहीं चाहती। 8 बजे जरूर आ जाइएगा। हाँ जरूर आऊंगा। हिंदी फिल्मों के इतिहास में जब भी जिक्र होता है पैरेलल सिनेमा, यानी 8 फिल्मों का और उनमें अपनी अदाकारी का जौहर दिखाने वाली हीरोइनों का, तो कुछ गिने चुने चेहरे ही सामने आते हैं। उनमें भी जो चेहरा सबसे खास नजर आता है वो है सादगी से भरपूर, बिना कुछ कहे सब कुछ बयान करता हुआ स्मिता पाटिल का चेहरा, जिसमें श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी जैसे कितने ही डायरेक्टर्स को अपने वो सारे कैरेक्टर्स नजर आए जिनकी बदौलत इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें एक अलग पहचान मिली। और उन्हीं कैरेक्टर्स में आम दर्शकों को, खास तौर से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की फीमेल ऑडियंस को अपना वो अक्स दिखाई दिया जिनके साथ वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। मिसाल के तौर पर इसी बात को ले लीजिए कि एक बार राजकोट से बाहर किसी गांव के आसपास मंथन की शूटिंग चल रही थी, जहां स्मिता जी अपने किरदार के गेटअप में तैयार होकर वहां की लोकल औरतों के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी वहां कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां आ गए और फिल्म की हीरोइन के बारे में पूछने लगे। किसी ने उनसे स्मिता पाटिल की तरफ इशारा करके बताया कि वो है फिल्म की हीरोइन, तो उन लोगों को यकीन ही नहीं हुआ और हंसते हुए कहा कि हमें क्या बेवकूफ बना रहे हो, ये तो यहीं के गांव की कोई लड़की है। बॉम्बे से आई हुई फिल्म की हीरोइन इतनी सिंपल कैसे हो सकती है? ये खासियत थी स्मिता पाटिल की। वो जो भी किरदार निभाती या फिर कैमरे के सामने जो भी परफॉर्म करती, वो इतना नेचुरल होता या उसमें इस कदर ढल जाती कि देखने वाले को उसकी असलियत का गुमान होने लगता। ये लीजिए। आप नहीं पिएंगे? मैं खाऊंगा। आपको मीठा खाने का बड़ा शौक है। मैं पहले जब आपको जानती नहीं थी ना, तब भी मैंने आपको स्कूल के बाहर हमेशा आइसक्रीम खाते हुए देखा। मजबूर हूं कमला जी, शादी से पहले मुझे मीठे के नाम से चिढ़ थी। सावित्री से शादी क्या हुई कि जिंदगी में मिठास भर गई। उसने ऐसी मीठे की आदत डाली कि ये कमबख्त मीठा खून में जा बसा। शक्कर की बीमारी हो गई। आपको डायबिटीज है? अपने किरदार के लिए स्मिता पाटिल का डेडिकेशन इस हद तक था कि उसके 100% रियलिस्टिक फील के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहती। जैसे कि फिल्म चक्र में उन्होंने खुले में नहाने का सीन शूट किया, तो अर्थ में कुलभूषण खरबंदा के पैर चूमने से भी परहेज नहीं किया। यही वजह है कि उन्हें इंडियन सिनेमा की आइकॉनिक एक्ट्रेसेस मानने से कभी किसी को जरा भी एतराज नहीं हुआ। इसलिए जब कभी 70s के दौर में सबसे ज्यादा चमकने वाले सितारों की बात चलती है तो स्मिता पाटिल का नाम खुद ब खुद उनमें शामिल हो जाता है। अपने छोटे से फिल्मी सफर में स्मिता पाटिल ने कई ऐसी फिल्में की जो इंडियन सिनेमा के इतिहास में माइलस्टोन्स बन गईं। दर्शकों के दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ने वाली फिल्मों में जहां निशांत, भूमिका, मंथन, मिर्च मसाला, अर्थ, आक्रोश और मंडी जैसी फिल्मों का नाम लिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार्स के साथ नमक हलाल, शक्ति, दिले नादान, आखिर क्यों जैसी कितनी ही ब्लॉकबस्टर कमर्शियल फिल्में भी उनके नाम से जुड़ी हुई हैं। मिस पूनम, ये है मिस्टर अर्जुन। रंजीत बाबू ने आपके पास नौकरी के लिए भेजा है।
दिल को लगता है कि वो जिस्म एक जान है हम, ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं। ओ भाई, मिस पूनम, रंजीत बाबू ने आपके पास नौकरी पता है, लेकिन आप यहाँ काम करने आए हैं। आप तो इतना अच्छा गाते हैं। पर गाना गाने के साथ साथ खाना खाने की भी जरूरत होवे, और हाँ। खाना खाने के लिए काम की जरूरत होवे। आइए ना, मैं आपको समझा देती हूँ, आइए। एक कमाल की बात यह भी रही उनकी कि 1977 से लेकर 1985 तक, यानी कि उनके पूरे करियर में कुछ एक साल के अलावा हर साल या तो उन्हें कोई ना कोई अवार्ड हासिल हुआ या फिर उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट किया गया। यही नहीं, 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से भी उन्हें नवाजा गया था। ऐसा नहीं है कि स्मिता पाटिल ने अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल की उसके लिए उन्हें कुछ अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि किसी भी चैलेंज को एक खूबसूरत अंजाम देने की काबिलियत उनके स्वभाव में शामिल थी। एक्चुअली वो बचपन से ही ऐसी थी। पैदा हुई पुणे के एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रन फैमिली में 17 अक्टूबर 1955 के दिन। उनके परिवार में समाजवादी सोच की अहमियत बहुत ज्यादा थी। स्मिता जी के पिता शिवाजी राव पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मिनिस्टर थे और उनकी मां विद्याताई पाटिल सोशल वर्कर थी। स्मिता जी की शुरुआती पढ़ाई पुणे के ही एक मराठी मीडियम स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने पुणे के बेस्ट इंग्लिश मीडियम कॉलेज में दाखिला लिया, सेंट जेवियर्स, जिसमें पहुंचकर दूसरे किसी भी मीडियम का स्टूडेंट अक्सर नर्वस हो जाया करता है, लेकिन स्मिता पाटिल ने वहां एक पल के लिए भी खुद को आउट ऑफ प्लेस महसूस नहीं किया। कॉलेज के हर एक कंपटीशन में बढ़ चढ़कर भाग लेती रही। उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल थी। शरारती तो वो थी ही, मस्ती भी बहुत करती थी। उन्हें गाड़ियां चलाने का इतना शौक था कि 14-15 साल की उम्र में ही मां बाप से छुपकर ड्राइविंग सीख ली थी। स्मिता जी ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जो स्मिता जी की जिंदगी में एक नया मोड़ ले आया। दरअसल उन्हीं दिनों बॉम्बे दूरदर्शन को एक ऐसी मराठी न्यूज रीडर की तलाश थी जो यंग हो, जिसकी मराठी भाषा पर अच्छी पकड़ हो, साथ ही जिसके चेहरे में एक ऐसा खिंचाव हो जो अपने दर्शकों को चैनल से जुड़े रहने के लिए मजबूर कर दे। स्मिता जी इन सभी चीजों में फिट बैठी और उन्हें पहली बार बतौर न्यूज रीडर कैमरा फेस करने का मौका मिला। न्यूज रीडिंग के वक्त एंकर के लिए साड़ी पहनना कंपलसरी था, जबकि स्मिता जी की पसंदीदा पोशाक थी जीन्स और टी-शर्ट। इसलिए अक्सर वो जीन्स के ऊपर ही साड़ी को लपेट लिया करती थी, लेकिन इस कारीगरी के साथ कि देखने वाले को पता भी ना चले। वैसे आगे चलकर स्मिता जी अपनी ज्यादातर फिल्मों में साड़ी पहने हुए ही दिखाई दी, जो उन्हें सूट भी बहुत करती थी। आज मंदिर में तुलसी मिल गई, सच बड़ी प्यारी लड़की है। पता है भगवान से हमारे लिए वो क्या मांग रही थी? क्या? बच्चा। ले प्रसाद खा लो। अरे पीछे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? बताओ। नहीं। अरे नहीं। अरे इसे तुम्हें अभी तक संभाल के रखा हुआ है? क्या करूं रजत, बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन ये सपना मुझसे जुदा ही नहीं होता। जुदा होना भी नहीं चाहिए। अरे देखना, एक दिन ये सपना तुम्हारे आंचल में होगा, हमारी बाहों में होगा। मुझे बहलाओ मत, मैं जानती हूँ तुम्हें बच्चों से कितना प्यार है। सिर्फ मेरे कारण तुमने अपनी चाहत को कभी जाहिर नहीं होने दिया। ये स्मिता पाटिल जी के चुलबुले अंदाज का कमाल ही था कि जिन्हें न्यूज सुनने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो भी न्यूज देखने बैठ जाया करते थे। और उन्हीं बैठने वालों में से एक थे हितेंद्र घोष, जिन्हें लगा कि स्मिता पाटिल सिल्वर स्क्रीन के लिए बनी है। हितेंद्र घोष श्याम बेनेगल के साउंड इंजीनियर थे, जो स्मिता जी को पर्सनली जानते थे। की फिल्म अंकुर से ही
जिसमें उन्होंने शबाना आजमी और अनंतनाग जैसे एक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था, उससे ही लोग ये समझ चुके थे कि 8 फिल्मों पर श्याम बेनेगल की पकड़ इतनी मजबूत थी। अपनी दूसरी फिल्म निशांत में इन दोनों के अलावा श्याम बेनेगल को एक ऐसी एक्ट्रेस की तलाश थी जो शबाना जी के बराबर खड़ी हो सके। हितेंद्र घोष ने जब स्मिता पाटिल को श्याम बेनेगल से मिलाया तो उन्हें स्मिता जी उस किरदार के लिए पूरी तरह से फिट नजर आई और उन्होंने फौरन स्मिता जी को निशांत के लिए फाइनल कर लिया। फिर भी उन्होंने ट्रायल बेस पर स्मिता जी के साथ पहले चरणदास चोर की कहानी पर एक फिल्म बनाने का फैसला किया। चरणदास चोर को चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रोड्यूस किया था, जिसमें एक प्रिंसेस का रोल था। उस रोल के लिए श्याम बेनेगल ने स्मिता जी को यह सोचकर साइन किया कि इसी बहाने उनका ऑडिशन हो जाएगा और उसकी अदाकारी में थोड़ा और निखार आ जाएगा, क्योंकि निशांत में जिस रोल के लिए उन्हें चुना गया था वो बेहद सीरियस रोल था। इस तरह स्मिता जी के करियर की पहली फिल्म साबित हुई चरणदास चोर। निशांत में शबाना आजमी के अलावा गिरीश कर्नाड, ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह और अमरीश पुरी जैसे दूसरे दिग्गज कलाकार भी मौजूद थे। इसके बावजूद स्मिता जी अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रही, क्योंकि निशांत देखने के बाद लोगों ने खुले दिल से उनकी तारीफ की और ये भी कहा कि पैरेलल सिनेमा के स्क्रीन पर शबाना आजमी के साथ साथ एक और बेहतरीन अदाकारा ने कदम रख दिया है। आपकी कंटेम्प्रेरी रही हैं स्मिता पाटिल जी। उस समय मीडिया में बहुत कहानी आती थी, स्मिता पाटिल शबाना आजमी स्मिता पाटिल को। असलियत में दोनों के बीच में टेंशन था या दोस्ती थी या ठीक है जस्ट एक राइवलरी थी क्योंकि अफसोस की बात है, राइवलरी थी क्योंकि हम लोग इतने सिमिलर बैकग्राउंड से आए। उनके माता पिता भी सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। मेरे माता पिता भी श्याम बेनेगल से उन्होंने शुरुआत की थी, मेरी शुरुआत हुई थी। तो हम लोग इतने मिलते जुलते थे कि होना तो ये चाहिए था कि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे भी बहुत गलती हुई। मैंने उनके लिए बहुत अनप्लेजेंट बातें भी कही जिससे मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि मुझे ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर उसको फिर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, फिर उसको बहुत ज्यादा हाइप कर दिया गया। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि मेरा रिश्ता उनके परिवार से बहुत अच्छा रहा और उनका रिश्ता मेरे परिवार से बहुत अच्छा हमेशा। बाबा से बहुत दोस्ती थी स्मिता आपके जो ब्रदर हैं जी। और एक बात मुझे स्मिता की बहुत अच्छी लगती है कि वो बाजार फिल्म में काम कर रही थी, उसकी हीरोइन थी। हम लोग रॉक कासल होटल में रहते थे, बहुत ऑर्डिनरी सा एक होटल था और मम्मी उसमें एक छोटा सा रोल कर रही थी। तो वो जो है कुछ 8-10 दिन से स्मिता वहां रॉक कासल होटल में ठहरी हुई थी और जब उनको पता चला कि मेरी मम्मी आ रही है तो मम्मी तो सिर्फ एक कैरेक्टर रोल कर रही थी। स्मिता चुपचाप अपने कमरे से निकलकर उन्होंने दूसरा कमरा ले लिया और मेरी मम्मी को वो उनका जो कमरा है वो दिया। अब आप देखिए कि ये कितनी खूबसूरत, दैट शोज अपब्रिंगिंग। उसके बाद जो है उनकी डेथ के बाद उनके माँ बाप ने मुझे बिल्कुल इस तरह से अपनाया जैसे मैं ही उनकी बेटी हूँ। तो रिश्ते बहुत अजीब होते हैं और मैं हमेशा ये देखती हूँ कि जब पैरेलल सिनेमा की बात होती है तो लोग हमेशा कहते हैं स्मिता पाटिल शबाना आजमी स्मिता पाटिल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता था कि मेरा नाम शबाना पाटिल होता और उसका नाम स्मिता आजमी होता, क्योंकि लोगों के जहन में हम दोनों इस कदर एक जैसे हैं। स्मिता जो है बहुत जल्दी चली गई, उसका बहुत मुझे अफसोस है, लेकिन इतने छोटे से वक्फे में उन्होंने अपना कितना नाम बनाया, दैट्स रिमार्केबल। श्याम बेनेगल ने स्मिता जी के उस कदम को और भी पुख्ता कर दिया, उन्हें अपनी अगली फिल्म मंथन में कास्ट करके। मंथन इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जिसे फाइनेंस किया था 5 लाख किसानों ने, जो गुजरात के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से जुड़े हुए थे। उनके डेली वेजेस से 2-2 रुपए लेकर ये पूरी फिल्म बनाई गई थी। व्हाइट रेवोल्यूशन पर बनी अवार्ड विनिंग फिल्म मंथन में स्मिता जी ने एक ऐसी औरत की भूमिका निभाई जिस पर जुल्म किए जाते हैं। राजकोट के दलित पॉलिटिक्स पर बेस्ड इस फिल्म में दिहाड़ी मजदूरों की जद्दोजहद, जाति प्रथा और सेक्सुअल हरासमेंट को असरदार तरीके से दिखाया गया है और बिंदु के कैरेक्टर में स्मिता पाटिल ने एक बार फिर अपनी अदाकारी का जौहर दिखाया। 1977 में
स्मिता पाटिल की 3 फिल्में रिलीज हुई, जैत रे जैत, साल 16वां चढ़िया और भूमिका। इनमें से पहली मराठी है, दूसरी पंजाबी और तीसरी हिंदी। भूमिका डायरेक्टर श्याम बेनेगल के साथ स्मिता पाटिल की लगातार चौथी फिल्म थी और पहली ऐसी फिल्म थी जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला और फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए वो नॉमिनेट हुई। भूमिका में स्मिता जी ने एक ऐसी औरत का किरदार निभाया जो बड़े बड़े सपने देखती है, जो किसी भी तरह के बंधन को बर्दाश्त नहीं कर पाती, प्यार की तलाश में कई रिलेशनशिप से गुजरती है और आखिर में उसी के मायाजाल में उलझ कर रह जाती है। सिर्फ 21 साल की उम्र में ऐसे चैलेंजिंग रोल को स्मिता जी ने जिस खूबसूरती और समझदारी के साथ परफॉर्म किया है वो अपने आप में एक मिसाल है और इसका उन्हें भरपूर इनाम भी मिला। भूमिका एक्चुअली 40s और 50s की जानी मानी हीरोइन और थिएटर एक्टर हंसा वाडकर की बायोपिक थी, जिनका किरदार स्मिता जी ने फिल्म में निभाया था। अपने फिल्मी करियर को लेकर स्मिता जी बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं थी, क्योंकि अभी तक रिलीज हुई तीनों फिल्मों में उनकी बेबाक अदाकारी की जमकर तारीफ हुई थी, जिसका नतीजा ये रहा कि उन्हें कुछ कमर्शियल फिल्मों के भी ऑफर आने लगे, लेकिन स्मिता जी ने उनमें जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसकी एक वजह भी थी, स्मिता जी हीरो ओरिएंटेड फिल्मों से दूर रहना चाहती थी, जिसमें हीरोइन को सिर्फ शो के लिए रखा गया हो। वो वुमन सेंट्रिक फिल्में करना चाहती थी, जिनमें विमेन एम्पावरमेंट की बात हो, उनके आजाद ख्यालों की बात हो, उनके हक की लड़ाई की बात हो। और इस तरह की कहानियों पर बनने वाली रीजनल फिल्मों से भी उन्होंने कभी परहेज नहीं किया। इसलिए हिंदी के साथ साथ वो मराठी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली और मलयालम फिल्मों से भी बराबर जुड़ी रही। स्मिता पाटिल की एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में आती जा रही थी, जिनके साथ उनका नाम भी बड़ा होता जा रहा था, जिसे देखकर श्याम बेनेगल के अलावा दूसरे डायरेक्टर्स भी उनकी ओर खिंचे चले आ रहे थे। उन्हीं में से कुछ खास नाम रहे केतन मेहता, सईद मिर्जा, गोविंद निहलानी। केतन मेहता ने 1980 में गुजराती फिल्म भवानी भवाई से अपना करियर शुरू किया, जिसमें स्मिता पाटिल के साथ ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह भी थे। अनटचेबिलिटी पर बनी ये फिल्म केतन मेहता को लाइमलाइट में ले आई। 1986 में उन्होंने स्मिता पाटिल और नसीरुद्दीन शाह के साथ एक और फिल्म बनाई, मिर्च मसाला, जिसमें स्मिता जी की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त रही कि फोर्ब्स ने उनका नाम 25 ग्रेटेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंसेस ऑफ इंडियन सिनेमा में शामिल किया। सईद मिर्जा की फिल्म एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है 1980 में रिलीज हुई, जिसमें स्मिता पाटिल और शबाना आजमी दूसरी बार स्क्रीन पर एक साथ दिखाई दी और इस बार भी दोनों की केमिस्ट्री फिल्म को कामयाब बनाने में अहम रोल निभाती रही। गोविंद निहलानी दरअसल श्याम बेनेगल के सिनेमाटोग्राफर हुआ करते थे। कैमरा के पीछे रहकर उन्होंने स्मिता पाटिल के रूप रंग और उनके हर किरदार को बेहद करीब से देखा था। इसलिए अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म आक्रोश में ओमपुरी, अमरीश पुरी और नसीर साहब के साथ फीमेल लीड के लिए स्मिता पाटिल को साइन किया और एक ऐसी फिल्म बनाई जिसे एक नेशनल अवार्ड और 6 फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे चलकर गोविंद निहलानी ने स्मिता पाटिल को लेकर एक और फिल्म बनाई, अर्धसत्य, जिसके जरिए इतिहास को जैसे एक बार फिर दोहराया गया, क्योंकि आक्रोश की तरह इस फिल्म पर भी नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड की झड़ी लग गई थी, जिसकी वजह रही ओमपुरी और स्मिता पाटिल की जबरदस्त अदाकारी। 1977 की ही तरह 1978 में भी स्मिता पाटिल की 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें 2 हिंदी और 1 मराठी थी। लेकिन 1979 में अचानक कुछ तो ऐसा हुआ कि वो पूरे साल के लिए सिल्वर स्क्रीन से दूर रही। आर्ट फिल्में या रियलिस्टिक सिनेमा की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो हकीकत के इतने करीब होती हैं कि पेपर पर उनकी जमकर तारीफ होती है। फिल्म से जुड़े तमाम अवार्ड्स पर भी उन्हीं का कब्जा रहता है, लेकिन कमर्शियली उन्हें वो सफलता नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं, क्योंकि उनमें मास अपील ना के बराबर होती है। मनोरंजन के लिए जो मसाला कमर्शियल फिल्मों में जानबूझकर डाला जाता है, पैरेलल सिनेमा में उसके लिए कोई जगह नहीं रहती।
इसीलिए उनके एक्टर्स भी उतने पॉपुलर नहीं हो पाते और इसका असर उनके प्राइस पर पड़ता है। लेकिन स्मिता पाटिल अभी तक इन सभी बातों को नजरअंदाज करती रही, क्योंकि 8 फिल्मों के लिए वो पूरी तरह से समर्पित थी। पर 79 में कुछ एक फिल्मों से उन्हें इसलिए ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि फिल्म के मेकर्स को बड़ा नाम चाहिए था, और बड़ा नाम मिलता है कमर्शियल फिल्मों से। इसके बावजूद स्मिता पाटिल अपने उसूलों पर अड़ी रही। भूमिका के 4 साल बाद 1981 में स्मिता पाटिल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रियलिस्टिक सिनेमा की वो स्टार थी, क्योंकि चक्र में अम्मा के कैरेक्टर के लिए उन्होंने न सिर्फ नेशनल अवार्ड बल्कि उस साल का फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी हासिल किया। मुंबई की झोपड़पट्टियों में पलने वाली जिंदगियों पर बनी फिल्म चक्र को रियलिस्टिक इमेज देने के लिए स्मिता जी ने खुद अलग अलग स्लम एरियाज में जाकर वहां की लाइफ को करीब से देखा, क्योंकि पूरी फिल्म में वो एक ऐसी झोपड़पट्टी में रहती हैं जिसमें सभी तरह के क्राइम्स होते हैं। फिल्म में स्मिता जी के कैरेक्टर के कई शेड्स हैं, जैसे कि वो एक टीनेज बेटे की मां है जिसे जुर्म की दुनिया से दूर रखना चाहती है पर नहीं रख पाती। वो एक पत्नी है जो एक ऐसे पति का इंतजार कर रही है जो किसी की हत्या करके फरार है। वो एक ऐसी औरत है जो अलग अलग लोगों से शारीरिक संबंध रखती है और साबित करने की कोशिश करती है कि अपने जिस्म पर सिर्फ अपना हक होना चाहिए। स्मिता जी ने अपनी इन सभी भूमिकाओं को पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। इसी दौरान स्मिता जी को महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे के साथ भी काम करने का मौका मिला, एक टेलीफिल्म सदगति में, जो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर आधारित थी। सदगति भी उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों में से एक है। 1981 में चक्र और सदगति के अलावा स्मिता पाटिल की एक और फिल्म रिलीज हुई, तजुर्बा, जो ना तो पैरेलल सिनेमा की कैटेगरी में आती है और ना ही कमर्शियल। फिर भी यहां इसका जिक्र जरूरी हो जाता है, इसलिए नहीं कि फिल्म में कुछ खास बात थी, बल्कि इसलिए कि स्मिता जी और राज बब्बर की ये पहली फिल्म थी। फिल्म तो चली नहीं, लेकिन उसकी शूटिंग के दौरान दोनों में पहले तो एक लव हेट वाला रिश्ता कायम हुआ। धीरे धीरे जब दोनों एक दूसरे को थोड़ा समझने लगे तो उनमें एक अलग किस्म की बॉन्डिंग हो गई, और आगे चलकर ये बॉन्डिंग एक ऐसे रिश्ते में बदल गई कि टॉक ऑफ द टाउन बन गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करने का तरीका है गुड। तो फिर यहाँ आ रही है। क्या हुआ? आपको क्या हुआ? क्यों? नहीं, आपने एक शुद्ध भारतीय नारी की तरह ना तो मेरा हाथ झटका और ना कहा तो जी क्या करते हैं आप। अभी तो ठीक है ना? इसलिए कि राजू स्कूल गया है और नौकर 1 महीने की छुट्टी पर है। अब स्मिता पाटिल ने कमर्शियल फिल्मों में भी उतरने का फैसला कर लिया। फिल्म मेकर्स तो जैसे बस इसी इंतजार में बैठे थे कि उनके हाँ कहने की देर थी और उनके आगे फिल्मों की लाइन लग गई। राधा फ्रॉम डांस डांस, स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल क्या, वो भी थोड़ी लंबी कहानी है। मैं जब कसम पैदा करने वाली की बना रहा था जी जी जी, तो उसमें क्या हुआ कि मेरी क्लाइमैक्स का एक शेड्यूल था 15 दिन का। तो मैसूर में मैं सारा फिक्स करके आया, तो वापस आया तो पता लगा स्मिता पाटिल की लेग फ्रैक्चर हो गया है। अच्छा, है ना, लेग फ्रैक्चर हो गया है, तो मतलब शी वाज द मेन, तो ये तो खत्म हो जाएगी। उस टाइम ये बहुत बिजी हो गए थे, मिथुन भी, वो भी, जितने अमरीश पुरी बहुत बिजी हो गए थे। सलमा आगा वो उसमें थी, तो यहाँ नहीं, कभी लंदन जाती थी, कभी पाकिस्तान जाती थी, तो नो सो मैं बोला ये तो गड़बड़ होगी, तो वो मिलने गया, यहाँ कार्टर रोड पे थी। तो इतनी अच्छी आर्टिस्ट और इतनी अच्छी लड़की मैंने लाइफ में नहीं देखी। तो मैं बैठा, अभी देखा प्लास्टर लगा हुआ है उसको, वो चाय वगैरह पी, तो मैं चलता हूँ। अभी क्या आप कुछ नहीं बोल सकते, जब देख रहे, खुद देख रहे हैं कि सामने वो, और वो आर्टिस्ट अच्छी है सब कुछ, तो बोली बैठो, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। स्मिता, पैसे का नुकसान तो ठीक है, भगवान की दया है, बट ये जो
शेड्यूल नहीं पूरा हुआ तो पता नहीं 6-8 महीने आगे और जाना पड़ेगा। और सलमा जी का पता नहीं, कभी पाकिस्तान चली जाए या लंदन चली जाए तो कहाँ ढूंढने जाएंगे उनको, तो ये प्रॉब्लम है। तो बोला आप शूटिंग मत कैंसिल करो। और कोमल जी मैं बताऊं आपको, उस लड़की ने वो कटाया अपना प्लास्टर कटवाया और शी केम फॉर द शूट। और क्लास था, मैंने एक डुप्लीकेट रखी थी उसको, कभी उतना अमरीश पुरी ने मारा, एक्शन थोड़ा फिल्म थी वो, तो गिरने के लिए डुप्लीकेट करती थी। वो देखती रहती थी, नहीं अच्छा नहीं किया इसने, ऐसे लगा डुप्लीकेट फाइट, खुद गिर जाती। और उसने मेरा शेड्यूल उस हालत में मतलब, और वो उसने कंप्लीट किया। मुझे याद है मॉर्निंग 4 o'clock वो गाड़ी से राजेंद्र विलास, एक टॉप पे एक होटल है वहां पर, वहां से वो जा रहे थे, बेंगलोर से फ्लाइट लेके आया था। तो मैंने उसको बोला स्मिता, मेरी जिंदगी में बहुत कम एहसान है लोगों के, एंड तुमने मेरी ये फिल्म कंप्लीट किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। बदले की आग, भीगी पलकें, दर्द का रिश्ता, दिले नादान, नमक हलाल, शक्ति और सितम जैसी करीब दर्जन भर उनकी फिल्में एक ही साल में रिलीज हो गई। राजेश खन्ना के साथ भी स्मिता पाटिल जी का पैर काफी हिट रहा। दिले नादान के अलावा आखिर क्यों, अनोखा रिश्ता, अंगारे, नजराना और अमृत जैसी 5 और फिल्मों में दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। अमृत जी, वाह, इसे कहते हैं चमत्कार। चमत्कार? और नहीं तो क्या, कल तक आप लेटी हुई थी, आज अपने हाथों से शरबत बनाकर मुझे पिला रही हैं। अरे ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? मेरी आत्मा और इच्छा तो बुझ चुकी थी अमृत जी, ये तो सब आपके कर्मों का प्रताप है। देखिए, जब तक आपके नए एक्सरे की रिपोर्ट नहीं आ जाती, आप ज्यादा चलिए फिरिएगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने आपको अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई है। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ नहीं, वो अचानक तुम अचानक? कल सारा दिन फोन करती रही, कोई उठा ही नहीं रहा था, घंटी बजती रही। फिर मैं समझ गई बारिश के दिन है, फोन डेड होगा। अरे ऐसी क्या सूरत बना के रखी है? हाँ? नहीं वो क्या है, हाँ? तुम यहाँ नहीं थी। मैं समझ गई, तुमने मुझे वैसे ही मिस किया होगा जैसा मैंने तुम्हें। अरे हाँ, तुम्हारी ग्रैंड रिहर्सल कैसी रही? शफी साहब को शीतल पसंद आई कि नहीं? हाँ वो सब ठीक है, ठीक है। लेकिन दिल्ली में तो सब अच्छे हैं ना? बिल्कुल। अरे हाँ, आपकी स्वीट साली ने प्यारे जीजाजी के लिए कुछ स्पेशल भेजा है। स्पेशल? क्या? दूं? हाँ। अच्छा, तो ये बात है, हमारी गैर हाजिरी में बेरोक टोक पी है, इसलिए इसे मजनू जैसी सूरत बना के रखी है। देखो जनाब, मुझे सेटल हो जाने दीजिए, फिर आपकी क्लास ली जाएगी, समझे? समझ गया। चलो। 8 फिल्मों की रियलिस्टिक कहानियों का हिस्सा रही स्मिता जी के लिए कमर्शियल फिल्मों की बनावट को अपनाना आसान नहीं था। नमक हलाल के गाने आज रपट जाए में उन्हें बारिश में भीगते हुए डांस करना था। उन्हें ये इतना मुश्किल लग रहा था कि ब्रेक के दौरान वो अपने मेकअप रूम में रो पड़ी। उन्हें यह लग रहा था कि मेरी 8 फिल्मों की ऑडियंस मुझे ऐसे देखकर क्या सोचेगी। ऐसे में अमित जी ने उन्हें समझाया कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपकी ऑडियंस आपको उतना ही सम्मान देगी जितना देती आई है। उनके समझाने पर वो थोड़ा संभल गई और शूटिंग पूरी की। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, खुद भी फिसल जाइयो। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। 1982 की ही फिल्म भीगी पलकें राज बब्बर के साथ स्मिता जी की दूसरी फिल्म थी, जो सुपर डुपर हिट रही। स्मिता जी को लोगों की तीखी बातों का सामना करना पड़ा। उनके घर वाले भी उनसे काफी नाराज हुए,
क्योंकि उनके साथ रहने के लिए राज बब्बर ने नादिरा जी और अपने बच्चों से दूरी बना ली थी। लेकिन इन सब बातों से स्मिता जी के करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 1982 में ही उनकी एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसे सीधा उनकी निजी जिंदगी से जोड़ा गया। वो फिल्म थी महेश भट्ट की अर्थ। अर्थ में वो एक शादीशुदा मर्द से प्यार कर बैठी और दुनिया भर के सवालों का सामना करती है। अर्थ में स्मिता जी के सामने थी शबाना आजमी, जिन्हें उनके कंपेटिटर के रूप में भी देखा जाता था, और दोनों ने ही फिल्म को कामयाब बनाने में जबरदस्त भूमिका निभाई। श्याम बेनेगल की फिल्म मंडी से स्मिता पाटिल ने एक बार फिर अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया, जिसमें उन्होंने एक जानी मानी गायिका जीनत का ऐसा किरदार निभाया जो ऊंची से ऊंची उड़ान भरने के लिए भी बेताब है। अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद में जीनत का पूरा सफर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और दूसरों से अपना फायदा निकालने में ही गुजरता है। मंडी के लिए स्मिता जी को एक बार फिर फिल्म फेयर का नॉमिनेशन मिला था। 86 में स्मिता जी प्रेग्नेंट हो गई और 28 नवंबर को उनके बेटे प्रतीक का जन्म हुआ। शायद डिलीवरी के वक्त ही कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि स्मिता जी को जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, जहां उनकी हालत और खराब हो गई। एक एक करके उनके सभी ऑर्गन्स फेल होते गए और 13 दिसंबर 1986 को उनकी वो बड़ी बड़ी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई, जो अक्सर उनकी खामोशी की जुबान बन जाया करती थी। उसके बाद भी स्मिता पाटिल की करीब 14 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से मिर्च मसाला, नजराना और वारिस ने उनकी परफॉर्मेंस को यादगार बना दिया। जब एक कैदी को फांसी की सजा होती है ना, उसे अपने दिल की बात बोलने का मौका दिया जाता है। क्या वो मौका मुझे नहीं दोगी? अब कहने को बाकी क्या रह गया है? मुक्ता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। ये बिस्तर किसका है? मेरा। What do you mean? पति पत्नी होने के बावजूद हम अजनबियों की तरह रहेंगे? अजनबी तो तुमने मुझे तभी बना दिया था जब इस पलंग पर, इस बिस्तर से मुझे पराई औरत के जिस्म की बू आती है। मुक्ता, अगर तुम्हारा इसी तरह का बर्ताव रहा तो एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो जाएगा। स्मिता पाटिल को आज भी एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने अलग अलग किरदारों के बदौलत उन तमाम औरतों को हौसला और हिम्मत दी जो हालात और सामाजिक बुराइयों का शिकार बनी हुई थी। स्मिता जी की अचानक मौत ने हिंदी सिनेमा की एक बेहतरीन एक्ट्रेस हमसे छीन ली, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में ताजा रहेंगी। अच्छा, फेवरेट को एक्ट्रेस जिनके साथ आपने काम किया है? हेमा मालिनी, नीतू सिंह, जया भादुड़ी, आशा पारेख, राखी, मौसमी चैटर्जी, माधुरी दीक्षित। एक नाम भूल गया आप। कौन? स्मिता पाटिल। ओह, सुपर्ब। उनकी तो मेरी इतनी जमती थी कि बोलते अरुणा तू पागल है, दिन भर हंसते रहती है। जब तू मर जाएगी ना, जहाँ तेरे को दफनाएंगे ना, उससे 300 किलोमीटर तक तेरे हंसने की आवाजें आएंगी। अरे कमाल है, कमाल है। वेरी गुड। हाउ वाज शी ऑन द सेट जब बैठते थे? Was she lively? Was she little quiet? No. With me she was very naughty. Very naughty. Oh, क्या बात है। मेरे साथ बहुत चलती थी। वो चुप भी रहती थी तो मैं मुंह में उंगली डालती थी, बोल करके। कुछ तो बोल। बहुत अच्छी थी, बहुत वेरी नाइस पर्सन। ये चांद बीते जमाने का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं